आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक का नाम है पी टू पी साइकिल। ओके, सो शो माय स्क्रीन। ओके, फर्स्ट कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल टू, एम आई ऑडिबल टू ऑल? जी सर, आ रही है। ओके, आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो आज का अपना टॉपिक है प्रोक्योर टू पे, एंड इसको ही शॉर्ट में बोलते हैं पी टू पी। ठीक है। एंड प्रोक्योर टू पे में हम देखेंगे कैसे एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल होता है। मतलब इसमें ये प्रोक्योर टू पे बेसिकली क्या है? एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट साइकिल। इसमें देखेंगे प्रोक्योरमेंट साइकिल कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, बेसिकली इसका काम यही है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्रोक्योरमेंट का साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ओके, सो इसको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं कि होता क्या है पी टू पी साइकिल, एंड सेम चीज़ फिर रेसिपी में करेंगे। ओके, सो पी टू पी साइकिल को एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे हमने अभी तक लिया है क्रोमा स्टोर को एग्जांपल लिया है। ओके, सो क्रोमा स्टोर को अ, बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए अपने स्टोर चलाने के लिए। लेट्स से मटेरियल्स चाहिए, सैमसंग एसी, ये चाहिए लेट्स से 50 पी। ओके, 50 इंचेस। फिर लेट्स से वर्लपूल वॉशिंग मशीन चाहिए, जैसे ये चाहिए 80। ठीक है। कूलर लेट्स से ये चाहिए 100। जैसे ये सारे मटेरियल्स चाहिए। तो आइडियली प्रोक्योर टू पे, ये पी टू पी साइकिल बेसिकली ये क्या हो ना, ये ट्रेडिशनल वे ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है ऑर्डर प्लेस करने का। ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा एंड टू एंड ये फॉलो करें बिजनेस में, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये काफी लेंदी प्रोसेस होता है, बट इसको ट्रेडिशनल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, सो ओके, सो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये क्रोमा स्टोर है। इससे ये सारे मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स अभी हमने नीचे एग्जांपल लिए हैं। सैमसंग एसी 50, 50 चाहिए। वर्लपूल वॉशिंग मशीन चाहिए 80। कूलर चाहिए 100। तो ये सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। तो होता क्या है कि हम पहले एक रफ क्या बोलते हैं, एक रफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या फिर ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें हम पहले सारे रिक्वायरमेंट जो है अपने वो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे एक, ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए, जैसे एक होता है ना कि हम एक रफ शीट में पहले लिखते हैं कि हमें क्या सब चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हो गया कि यहाँ पे हम बस इंटरनल पर्पस के लिए ये डॉक्यूमेंट है, इसमें बस हम मेंशन करते हैं कि हमें क्या सब चाहिए। तो हमें ये सारे मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, इसमें हम ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में हमने लिख दिया कि ओके, ये हमें मटेरियल चाहिए, दूसरा मटेरियल ये है, एंड तीसरा ये है। ये हो गया ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। तो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अब समझ आया क्या है, कि ये सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए है, ये ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, ये बस अपने यूज के लिए है। एंड इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं परचेज रिक्वेजिशन। ठीक है, या फिर पीआर। ये हो जाता है पीआर। तो पीआर बेसिकली क्या हो गया, एक ड्राफ्ट हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ इंटरनल पर्पस के लिए है। ये पीआर डॉक्यूमेंट वेंडर को नहीं जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इंटरनल यूज के लिए। फिर हमने तो डिसाइड कर लिया, ओके, हमारे पास ये इन सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, हमें ये सारे मटेरियल्स चाहिए। फिर नेक्स्ट होता क्या है, फिर अभी लेट्स से हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं। वेंडर्स मतलब बहुत सारे, लगभग 10 से 50 वेंडर हैं। ठीक है, लेट्स से 10 वेंडर अपने पास है। तो हम क्या करेंगे, सारे वेंडर से कोटेशन मांगेंगे।
ठीक है, हम कोटेशन रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे वेंडर को बोलेंगे कि भाई अपने अपने कोटेशन दो कि इन सारे आइटम्स का कितना चार्ज करोगे। ठीक है, तो लेट्स से ओके 10 काफी हो गया। लेट्स से तीन इधर लिखते हैं, देन इधर नोट करना इजी होगा। तो लेट्स से हमारे पास तीन वेंडर्स है एंड हमें डिसाइड करना है कि किस वेंडर को हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे वेंडर को बोलेंगे कि अपने अपने कोटेशन दो। फिर कोटेशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किस वेंडर को ऑर्डर देना है। ठीक है, तो लेट्स से पहला वेंडर बोल रहा है कि इन सारे आइटम्स के लिए लेट्स से ये चार्ज करेगा 30 लाख चार्ज कर रहा है। ठीक है, सेकंड वेंडर बोल रहा है इन सारे आइटम्स के लिए ये चार्ज करेगा 30.5 लाख। एंड थर्ड वेंडर बोल रहा है ये चार्ज करेगा 29 लाख। ठीक है, तो हमने कोटेशन रिक्वेस्ट किए सारे वेंडर को, तीनों तीनों वेंडर को कोटेशन मांगा। तो ये हमें कोटेशन मिल गए। पहला वेंडर बोल रहा है 30 लाख चार्ज करेगा, सेकंड वेंडर बोल रहा है 30.5 लाख, एंड थर्ड बोल रहा है 29 लाख। तो ये रहा कोटेशन सबका। ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, कोटेशन मिल गया हमें सारे वेंडर से। ठीक है, उसके बाद हम एसएपी को बोलते हैं कि डिसाइड करो किस वेंडर से जाना है। बेसिकली एसएपी क्या करता है, अपने हिसाब से इवैल्यूएट करता है बेस्ड ऑन कौन बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो एसएपी में भी एक ऑप्शन होता है, ये इवैल्यूएट करता है किस वेंडर के साथ हमें जाना चाहिए। वो बेसिकली उस वेंडर को पिक करता है जिसके पास जो अच्छे प्राइस में दे रहा है। तो लेट्स से एंड एंड वो ऐसा नहीं है कि वही हमें उसी वेंडर को ही ऑर्डर प्लेस करना है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। वो बस एसएपी का सजेशन है। बट बाकी अपने ऊपर है कि अगर हम उसी वेंडर के साथ चले जाना चाहते हैं या फिर दूसरे वेंडर के साथ। तो एसएपी में इवैल्यूएशन होता है, वेंडर इवैल्यूएशन। ये सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन बेस्ट प्राइस। ओके, तो एसएपी इवैल्यूएट करके बोलता है कि लेट्स गो विथ थर्ड वेंडर, क्योंकि ये अच्छे बजट मतलब अच्छे प्राइस में ये हमें आइटम्स देंगे। राइट, मीन्स इसका कोटेशन बाकी सबसे अच्छा है। बट अगेन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस वेंडर के साथ जाना चाहते हैं। तो लेट्स से हम थर्ड वेंडर के साथ ही जा रहे हैं। तो फिर अब हमारे पास वेंडर आ गए, मतलब हमारे पास वेंडर फाइनल हो चुका है। तब अब हमारे पास जब वेंडर फाइनल हो गया है तब हम फाइनली ऑर्डर प्लेस करते हैं। फिर एक ऑफिशियल ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर क्रिएट करते हैं वेंडर के लिए, जिसको हम बोलते हैं परचेज ऑर्डर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन परचेज रिक्वेजिशन एंड परचेज ऑर्डर। तो परचेज रिक्वेजिशन समझ आए, परचेज रिक्वेजिशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल यूज के लिए है, या फिर इसको बोलते हैं ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इंटरनल यूज के लिए सिर्फ है। इंटरनल यूज मतलब सिर्फ हमने अपने लिए बनाया है। ओके, ये एक ड्राफ्ट है या रफ शीट बोल सकते हैं, जिसमें ये सिर्फ अपने इंटरनल यूज के लिए है, ये वेंडर को नहीं जाता है। परचेज रिक्वेजिशन। वही परचेज ऑर्डर क्या होता है, ये ऑफिशियल ऑर्डर है जो कि विच इज सेंट टू वेंडर, ये वेंडर को जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर फाइनली चला जाता है वेंडर को। एंड फिर वेंडर अपना काम स्टार्ट करता है, जो भी ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के हिसाब से पैकेजिंग वगैरह करता है, डिस्पैच करता है। एंड डिस्पैच करने के बाद वेंडर फिर आइटम को डिलीवर करता है, आइटम डिलीवरी करता है टू क्रोमा। राइट, ये सारे आइटम्स को डिलीवर करेगा क्रोमा को। अब एक रियल टाइम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर सपोज हम कुछ ऑर्डर करते हैं, तो जब डिलीवर होता है तो एक एक्नॉलेजमेंट हमें आता है कि ओके, मतलब जैसे सपोज हमने ये किया हो, हमने किसी शॉप में कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए, लेट्स से बिग बास्केट में हमने काफ़ी सारे आइटम्स दिए, सब्जी वगैरह, वो डिलीवर किया। फिर एक वो शीट लेकर आता है, राइट, उसमें वेरीफाई करने बोलता है कि ओके आपने लेट्स से अपने 5 किलो आम बोला है, 5 किलो आम है कि नहीं। जैसे अपने 10 पैकेट मैगी बोला है, 10 पैकेट मैगी है कि नहीं, वेरीफाई करो एंड सही है तो देन एक्नॉलेज करो साइन करके जो भी है। ठीक है, देन वो एक्नॉलेज करने वाले प्रोसेस एसएपी में भी होता है, उसको हम बोलते हैं गुड्स रिसीट। ठीक है, बेसिकली वो एक रिसीट होता है जिसमें, जैसे बिग बास्केट वाला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो वो जो शीट है जिसपे हम साइन करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, हम कंफर्म करते हैं ओके जितने हमने ऑर्डर किए थे वो हमने रिसीव किए। सेम चीज एसएपी में होता है गुड्स रिसीट। गुड्स रिसीट का काम क्या है, गुड्स रिसीट का काम ये है कि जो भी रिसीविंग पार्टी है, यहाँ पे रिसीविंग पार्टी कौन है, क्रोमा। तो क्रोमा पोस्ट करता है एसएपी में गुड्स रिसीट डॉक्यूमेंट। उस गुड्स रिसीट पोस्ट करने का मतलब होता है कि क्रोमा कंफर्म कर रहा है कि यस आई हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, कंफर्म करता है
कि आइटम्स हैव बीन रिसीव्ड। तो ये होता है गुड्स रिसीट का मतलब। तो गुड्स रिसीट कौन पोस्ट करता है? जो रिसीविंग पार्टी है। तो यहाँ पे रिसीविंग पार्टी क्रोमा है, राइट? क्रोमा पोस्ट करेगा गुड्स रिसीट एंड कंफर्म करेगा कि जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किए थे वो सारे हमें मिल गए हैं। एंड फाइनली जितने आइटम मिले हैं उसका पेमेंट तो करना होगा ना, फ्री में तो देगा नहीं। तो लास्ट स्टेप होता है इनवॉइस रिसीट। इनवॉइस रिसीट मतलब होता है जितने भी आइटम हमने परचेस किए उसका जो भी अमाउंट बनता है वो हम पोस्ट करते हैं। तो वो हम पोस्ट कैसे करते हैं वो अमाउंट? विद द हेल्प ऑफ इनवॉइस रिसीट। तो अगेन ये क्रोमा ही पोस्ट करेगा एंड यहाँ पे पेमेंट हो जाता है, पेमेंट इनिशिएट होता है बेसिकली। इनिशिएट होता है पेमेंट इनिशिएट टू वेंडर। तो इनवॉइस रिसीट पोस्ट करने का मतलब होता है यहाँ से पेमेंट इनिशिएट होता है। तो लेट्स से थर्ड वेंडर को हमने फाइनलाइज किया था ना, थर्ड वेंडर को हमने फाइनलाइज किया था। तो थर्ड वेंडर का जो भी अमाउंट है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, कितना? 29 लाख का इनिशिएट हो जाएगा पेमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ये एंटायर साइकिल? जी सर। बाकियों को तो सर क्लियर है यहाँ इसको तक? एसएपी में देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी बिजनेस वाइज प्रोसेस समझ आया ना, जो आसपास देखते हैं लेमैन लैंग्वेज में काफी समझ जी आया। जी। Okay. तो यही सब हम एसएपी में करेंगे अभी। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि बाकी जो भी हम ये सब काम करें उन सारे का टी कोड क्या है। ठीक है, पीआर का तो ओके, पीआर से ओके आ गया। हाँ, पीआर का तो टी कोड याद होगा, हमने काफी बार अभी तक यूज कर लिया। एम ई 51 एन से क्रिएट करते हैं, ME 52N से चेंज करते हैं, ME 53N से हम डिस्प्ले करते हैं। फिर कोटेशन, कोटेशन होता है ME1 नहीं, सॉरी, ME41 से हम कोटेशन क्रिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं RFQ। ठीक है, RFQ मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं वेंडर को कि अपने अपने कोटेशन दो। ME 41 से हम क्रिएट करते हैं, 42 से मॉडिफाई करते हैं, 43 से डिस्प्ले करते हैं। ये RFQ मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। फिर नेक्स्ट फिर क्या था? परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर भी हमने काफ़ी बार हमने क्रिएट किया है, वो होता है ME 21N। एंड वेंडर इवैल्यूएशन भी होता है। वेंडर इवैल्यूएशन का क्या होता है? वेंडर इवैल्यूएशन का रिक्वेस्ट फॉर कोटी, एक सेकंड, ME 49। ME 49 से वेंडर इवैल्यूएट किया जाता है। एंड ME 47 स्क्रीन देखेंगे एसपी में होता है क्या बेसिकली। तो परचेज ऑर्डर हो गया ME 21N से। फिर गुड्स रिसीट हम पोस्ट करते हैं, जो भी रिसीविंग पार्टी होती है वो उसका काम होता है गुड्स रिसीट पोस्ट करना। उसका टी कोड है MIGO। ठीक है, MIGO से हम गुड्स रिसीट पोस्ट करते हैं। ओके, एंड फिर फाइनली इनवॉइस रिसीट का पोस्ट हम करते हैं किस टी कोड से? मतलब इनवॉइस रिसीट किस टी कोड से पोस्ट करते हैं? MIRO। ठीक है, तो ये सारे टी कोड हमारे काम के हैं। ओके, ये सारे टी कोड है। परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करते हैं ME 51N से। कोटेशन क्रिएट करते हैं ME 41 से रिक्वेस्ट करते हैं। एंड फिर जो भी कोटेशन आता है वो हम फिर मेंटेन भी करते हैं सिस्टम में। मेंटेन करते हैं कोटेशन नेसेपी, उसको हम करते हैं ME 47 से। जो भी कोटेशन आएगा वो हमें एसएपी में मेंटेन करना होगा, वो हो गया ME 47 से। फिर एसएपी वेंडर इवेलुएट करता है कौन सा वेंडर के साथ हमें जाना चाहिए, वो ME 49। फिर परचेज ऑर्डर, फिर फाइनली मतलब वेंडर फिक्स होने के बाद हम फिर परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे किसी वेंडर को, राइट? फिर उस ME 21N से परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर फाइनली ये ऑर्डर चला जाएगा वेंडर को। फिर जब आइटम डिलीवर होता है फिर हम कंफर्म करते हैं कि ओके जो भी हमने ऑर्डर किया था वो डिलीवर हो गया। वो कैसे? बाय पोस्टिंग गुड्स रिसीट एंड मीगो टी गुड से। ठीक है, MIGO से। एंड फिर जितने भी आइटम्स हमने रिसीव किए उसका पेमेंट करते हैं बाय पोस्टिंग इनवॉइस रिसीट किस टी कोड से? MIRO से। ये है टी कोड। ओके, सो अब आते हैं एसएपी पे।
सो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए एक मटेरियल चाहिए। प्लांट ले लेते हैं 1710। वेंडर, दो तीन वेंडर चाहिए हमें, मतलब तीन वेंडर चाहिए। ठीक है, तीन वेंडर ले लेंगे जो लास्ट क्लास में हमने लिया था। मिल जाएगा हिस्ट्री से, यहाँ पे होगा। चलो 51 85 86 लेते हैं। 51 85 86, ये तीन वेंडर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब हमारे पास एक नया मटेरियल क्रिएट करना है। मटेरियल नहीं है। MM01 से क्रिएट करते हैं मटेरियल। रॉ मटेरियल ले लेते हैं, या फिर जो भी आपने क्रिएट किया हो मटेरियल टाइप वो यूज़ कर सकते हो। मैं स्टैंडर्ड वाला ही ले रहा हूँ। 1710 ले लिया प्लांट। एंड अब स्टोरेज लोकेशन डालना स्टार्ट करना। स्टोरेज लोकेशन के बारे में हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या होता है। तो स्टोरेज लोकेशन इस प्लांट के लिए देखना, तो ये इंश्योर करना कि हम राइट प्लांट का स्टोरेज लोकेशन चूज कर रहे हैं। तो पहले हमें जाना है प्लांट में, ये वाले सेक्शन में, अपना प्लांट वाले सेक्शन में जाना है। मेरा प्लांट कहाँ है? 1710। ओके, तो चलो 1718 स्टोरेज लोकेशन ले लेते हैं। एंटर हिट किया। एक ही मटेरियल पे चलते। तीन मटेरियल लेके मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो तीन एग्जांपल के लिए लिया था, एक मटेरियल काफ़ी है समझने के लिए। मैं बस एग्जांपल ले रहा था कि रियल टाइम में कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं। तो अभी लेट्स से चलो कूलर लेके चलते हैं। एयर कूलर, कूलर ले लिया है। ईच मटेरियल ग्रुप कुछ भी सेलेक्ट कर लो। ग्रुप ड्रॉप डाउन से परचेजिंग ग्रुप कुछ भी सेलेक्ट कर लो। फिलहाल के लिए मैंने ले लिया है ये। और एंटर प्लान। सो इधर कुछ नहीं करना है। अकाउंटिंग व्यू में हमें वैल्यूएशन क्लास एंटर करनी है। ये ले लिया। 3000 हो गया। नाउ क्लिक ऑन सेव। और कुछ नहीं करना है। 2256 अपना मटेरियल है। 2256। तो हमारे पास मटेरियल है, प्लांट है, वेंडर है। हमारे पास सारे कुछ हो चुके हैं। अब आते हैं एक एक करके, प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस एग्जांपल में हमने लिया था कि जैसे क्रोमा को ये सारे मटेरियल्स की जरूरत है। लेट्स से इसे कूलर की जरूरत है, 100 आइटम्स की जरूरत है। ठीक है, तो हम सबसे पहले परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी वेंडर फाइनल नहीं है, तो हम बिना वेंडर का क्रिएट करेंगे। 2256 मटेरियल है, सॉरी 2256 मटेरियल है। एंटर करते हैं 2256। कितने क्वांटिटी का जरूरत है? 100। प्लांट क्या है? 1710। स्टोरेज लोकेशन अब डालना स्टार्ट कर लो। ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हो। पहले एंटर हिट कर लो तो प्लांट रिलेवेंट ही आएगा यहाँ पे। 1718 मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ वैल्यूएशन प्राइस में भी फिलहाल कुछ भी डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हो रहा है ये बस इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे देखो वेंडर कुछ नहीं है, बट स्टिल हम सेव कर सकते हैं। ये बस इंटरनल रेफरेंस के लिए के लिए है, बस ये समझने के लिए कि ओके हमारे पास इस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। एंड ये अभी तक किसी वेंडर को नहीं जा रहा है, ये बस इंटरनल यूज के लिए कि हाँ ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है। इसको मैं नोट कर लेता हूँ। परचेज रिक्वेजिशन नंबर, ये सबसे पहले हमारा परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट हो गया ये। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हो रहा है कि हमारे पास एक रफ स्केच मिल गया कि हमारे पास 100 क्वांटिटी की ज़रूरत है। बट अगेन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बस रफ एस्टिमेट है, क्योंकि हमें 100 क्वांटिटी की ज़रूरत है। इसको हम 100 से 90 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 90 भी कर लिया मॉडिफाई करके। ये मैंने चेंज कर दिया इधर। ओके, 90 कर दिया। इसको सेव करते हैं अब। सेव। ठीक है, इसको ही हमने मॉडिफाई कर दिया, 100 से 90 कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या था? अब हमें अपने वेंडर्स को रिक्वेस्ट करना है कि भाई अपने अपने कोटेशन दो। तो कोटेशन क्रिएट हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? कोटेशन ME41 से। ME41 में आते हैं। ME41, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? विथ रेफरेंस टू परचेज रिक्वेजिशन भी कर सकते हैं, या फिर वो ज़रूरत है नहीं। और RFQ टाइप रिक्वेस्ट AN रहेगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, हम RFQ क्रिएट कर रहे हैं। राइट, ये AN रहेगा सिलेक्टेड। ये हो गया।
लैंग्वेज इंग्लिश, RFQ डेट, आज का डेट ये पिक कर रहा है। कोटेशन डेडलाइन हम यहाँ पे बताएंगे, ये मेंशन करेंगे कि कोटेशन कब तक मुझे आना आ जाना चाहिए। एक वीक का लेट्स से टाइम देते हैं, आज 12 है, 19 तक का टाइम देते हैं कि 19 तारीख तक हमारे पास आ जाना चाहिए। 19 तारीख का डेडलाइन है, मतलब 19 से पहले अपने अपने कोटेशन सबमिट हो जाने चाहिए। परचेज रिक्वेजिशन 1710 परचेजिंग ग्रुप, कुछ ड्रॉप डाउन से ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आइटम कैटेगरी ब्लैंक रहेगा, मैंने बताया है। अभी अभी तक हम स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट वाला ही कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वाले में आइटम कैटेगरी हमेशा ब्लैंक रहेगा, और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी भी अगर कहीं मिलता है तो वो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, प्लांट 1710 है, और स्टोरेज लोकेशन 171A था, यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये है। ठीक है, अब एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने मटेरियल को एंटर करेंगे। ठीक है, मेरा मटेरियल क्या था, 2256, ये रहा। तो यहाँ पे बताएंगे हम किस मटेरियल के लिए कोटेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इधर डाल दिया। और फिर क्वांटिटी, हम कितने क्वांटिटी के लिए रिक्वेस्ट करें, 90। डिलीवरी डेट यहाँ बताना पड़ता है, एस्टिमेट बताना होता है कि हमें कब तक ये डिलीवरी चाहिए। राइट, उसके हिसाब से ये करेगा। लेट्स से मुझे चाहिए 30 जून से पहले तक, तो 36/2026 मैंने डाल दिया। एंटर करो। ठीक है, हो गया, मटेरियल हो गया, क्वांटिटी 90, डिलीवरी डेट मतलब हम बता रहे हैं कि अगर ऑर्डर प्लेस होगा तो 30 जून तक हमें चाहिए डिलीवरी। राइट, ये बाकी और कुछ नहीं करना है। नाउ क्लिक ऑन सेव, एक बार मैं देख लूँ, आई थिंक बस इतना ही है इधर। ओके, हाँ, राइट। अभी तो हम बता रहे हैं, हमने तो अभी बस बताया कि किस मटेरियल की जरूरत है, राइट। अब हम अपने सारे वेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे, अपने अपने कोटेशन दो। तो ये तो हमने बता दिया कि ये मटेरियल है, इस ये क्वांटिटी की जरूरत है 90, राइट। एंड इसको सेलेक्ट करो। अब हम मल्टीपल वेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने कोटेशन दो, तो वो कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, एक सेकंड। यस, सप्लायर एड्रेस। ओके, मैं फिर से जा रहा हूँ। Mi 41 विथ विथ रेफरेंस टू पीरेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। Mi 41 मतलब हमने जो परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट किया उसी के रेफरेंस से हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ये सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसको क्लिक करते ही ये ऐसा पॉपअप आएगा, मेरा परचेज रिक्वेजिशन यही है, 10001233, सॉरी, यही है यहाँ पे। ठीक है, इसको ओके किया तो ऑटोमेटिकली मेरे परचेज रिक्वेजिशन से आइटम फेच हो रहा है। इसको सेलेक्ट करके अडॉप्ट प्लस डिटेल्स कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे परचेज रिक्वेजिशन से ये आइटम आ गए, क्योंकि ये मटेरियल है, मेरे परचेज रिक्वेजिशन यही मटेरियल था। राइट, RFQ क्वांटिटी 90 का है। डिलीवरी डेट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, लेट्स से हमें चाहिए ये 30 जून तक, या मैंने बता दिया 30 जून। ठीक है, कोटेशन डेडलाइन बता दिया कि 19 तक मुझे कोटेशन का डेडलाइन आ जाना चाहिए। एंटर। सेकंड, एक सेकंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये कोटेशन डेडलाइन मैं फिर से कर रहा हूँ, ये ठीक है। चलो, बिना बिना रेफरेंस के भी कर सकते हैं। एंटर। यहाँ पे मटेरियल डाला, 2256 डाल दिया 90।
एंड डिलीवरी डेट 30 जून, एंटर। इसको सेलेक्ट करके ये सप्लायर एड्रेस है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है कि हमने पहले बताया कि हमने मेंशन कर दिया कि क्या मटेरियल चाहिए, कब तक चाहिए, और कितने चाहिए। अब हम इस मटेरियल को लेकर के, ठीक है, अब ये मेरा अपने अपने अब मेरे पास जो तीन वेंडर्स है, तीनों को आरएफक्यू जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जाएगा, मतलब अपने अपने कोटेशन सबमिट करने का एक रिक्वेस्ट जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ये कर लिया, सप्लायर एड्रेस। अब यहाँ पे हम एक एक करके अपने सप्लायर डालेंगे। तो पहला सप्लायर मेरा क्या था? ये है, सॉरी, ये है। इसको इधर डाला, लैंग्वेज ऑफ सप्लायर, EN। चलो, ये हो गया। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमने बस वेंडर डाला है, एंड इसको सेव करते हैं। यस। ओके। तो ये देखो, RFQ क्रिएट हो गया, नीचे नंबर दिख रहा है। ये पहला RFQ क्रिएट हो गया। मैं इधर सेव कर लेता हूँ। मतलब ये पहले वाले वेंडर, ओके, इधर न रख करके मैं इधर लिख देता हूँ। पहले वाले वेंडर को RFQ चला गया, ठीक है, इस नाम से, इस नंबर से, ठीक है। मतलब इस वेंडर को एक मेल आया होगा इस नंबर से कि एक कोटेशन रिक्वेस्ट आया है। मतलब सारे मटेरियल देखो कब तक डिलीवरी है, नंबर ऑफ, मतलब क्वांटिटी देखो कितने का है, मतलब कितने मटेरियल का, कितने क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है, एंड अपने कोटेशन दो। सिमिलरली अब हम दूसरे वेंडर को रिक्वेस्ट करेंगे कोटेशन के लिए। तो ये कैसे करेंगे? ये अगेन ये वाला वेंडर को कॉपी करते हैं। यहाँ पे फिर हम अपने वेंडर को एंटर करेंगे। ओके, नाउ क्लिक ऑन सेव। यस। एक और कोटेशन क्रिएट हुआ, राइट, एंडिंग विथ 4। 6 वाला है, एंडिंग विथ 4। RFQ क्रिएट हुआ। 4 है। नेक्स्ट। अब इस वेंडर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कोटेशन। फिर अगेन यहाँ पे ये वेंडर डाला, क्लिक ऑन सेव। यस। 6। ये हो गया। इसको सेव करते हैं यहाँ पे, RFQ। ठीक है, तो तीनों वेंडर को हमने कोटेशन रिक्वेस्ट कर दिया है। अब क्या होगा? तीनों वेंडर से कोटेशन आएगा और हम अपने सिस्टम में मेंटेन करेंगे। तो वो मेंटेन कहाँ करते हैं? ME47। तो ये मेल पे आ जाएगा, सारे वेंडर्स अपने अपने कोटेशन शेयर कर देंगे वाई ईमेल। तो लेट्स से मुझे तीनों के मेल आ गए, तो हम मेंटेन कहाँ करेंगे? ME47 T कोड में। ME40, ये सारे कुछ इधर दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को मेंटेन RFQ, यही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ME47 में हम तीनों वेंडर के कोटेशन मेंटेन करेंगे। तो पहले वेंडर का कोटेशन नंबर क्या था? 3 वाला था। इसको पहले नोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले का ये था, इसको यहाँ पे नोट करते हैं। एंटर। नेट प्राइस, देखो ये ऑप्शन आ रहा है। तो पहले वाला वेंडर लेट्स से बोल रहा है, हमने क्या लिया था एग्जांपल। ओके, पहला वाला वेंडर बोल रहा है 30 लाख। तो 30 लाख यहाँ पे एंटर करते हैं। ठीक है, इधर कर दिया। नाउ क्लिक ऑन सेव। मतलब पहले वाले का कोटेशन हमने सेव कर दिया है। दूसरा वाला वेंडर, क्या क्या हमने लिखा है? 30.5 लाख। तो ये कर दिया इधर। नाउ क्लिक ऑन सेव। तीसरे वेंडर का कोटेशन था, वो कितना बोला था? 29 लाख। तो 29, ये कर दिया। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो इस तरीके से हमने तीनों वेंडर के कोटेशन मेंटेन कर दिए, राइट। सो हुआ क्या? हमने तीनों वेंडर को बोला कि अपने अपने कोटेशन दो, एंड तीनों वेंडर के कोटेशन आ गए। जैसे हमें मेल पे आ गए। तो वो जो भी अमाउंट कोट किया है वो हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं SAP में। उसके बाद ME49 से SAP इवेलुएट करता है सारे कोटेशन को, एंड वो बेस्ट कोटेशन खुद से चूज कर लेता है। तो हमारे पास हमारे पास तीन RFQ है, तो वो तीनों RFQ यहाँ पे एंटर कर देंगे।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 6003 से लेकर 6005 तक। इधर और कुछ नहीं करना है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1710 है ना, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। ये अब ये देखो क्या बता रहा है। तीन कोटेशन है। रैंक वन किसको कर रहा है? थ्री वाले को, टू को ये कर रहा है, और ये कर रहा है। टोटल कोटेशन ये है पहले वाले को। एक सेकेंड, सॉरी, ये वाले 6003 को किधर गया? ओके। सो एसएपी अपने हिसाब से कोई वेंडर चूज कर रहा है। तो किसको रैंक वन रखा है, ये एसएपी अपने हिसाब से डिसाइड करता है। ठीक है। तो ये फॉरेन सप्लायर को ज़्यादा दे रहा है, डोमेस्टिक दो है। थ्री, थ्री वाले को थ्री, ये है 51, इसको वन रखा है। 86, 86 को टू रखा है। ओके। ओके, आई थिंक ये जो प्राइस कन्वर्जन है दूसरे, ओके ओके समझ आई। यहाँ पे एक करेंसी वाला कन्वर्जन हो रहा है, उसको इग्नोर करो। बेसिकली करेंसी, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये प्राइस देख रहे हो 2518891। दूसरे का 290000, फिर है 30500। तो पहले वाले का हमने क्या लिखा था? 30 लाख। दूसरे वाले का हमने रखा था 30.5। एंड तीसरे वाले का हमने रखा था 29 लाख रखा था। तो हुआ ये है, पहले वाले रैंक किसको किया है? 0051 इस वाले वेंडर को किया है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पक्का ये दूसरे करेंसी में है, इसलिए इसको जब कन्वर्ट करके आया तो 2518891 आ रहा है, दूसरे वाले का 29 आ रहा है, तीसरे वाले का थ्री। तो इसके हिसाब से ये सबसे सूटेबल रहा। इसका आ रहा है वैल्यू एज पर कैलकुलेशन 2518891 आया है। इसका चलो उतना ही है। यहाँ पे यह देखो, सेकंड वाला वेंडर यहाँ पे है, इसको थर्ड प्रेफरेंस दिया है। इसका कितना आ रहा है? 3050। एंड इसको है सेकंड प्रेफरेंस दिया है। ये है 29। इसमें कोई कन्वर्जन नहीं, वो करेंसी कन्वर्जन के कारण पहले वाले वेंडर को ज्यादा वेटेज मिला है। तो लेट्स से चलो हम फर्स्ट, लेट्स से फिर भी अगर हम ना चाहे फर्स्ट वेंडर के साथ जाना, हम नहीं जा सकते, मतलब टोटली अपने ऊपर है हम किस वेंडर के साथ फिर भी जाना चाहते हैं। तो लेट्स से हम फिर भी थर्ड वेंडर के साथ जाना चाहते हैं, लेट्स से। तो हम थर्ड वेंडर का आरएफक्यू लेंगे, एंड इसके बेसिस पे अब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? हमने लेट्स से हमने डिसाइड कर लिया कि हम थर्ड वाले वेंडर को चूज कर रहे हैं। इधर मैं कर देता हूँ। इसको हमने लेट्स से फाइनलाइज किया है। ठीक है। हमने फाइनल किया थर्ड वाले वेंडर को। अब हम इस वेंडर के साथ हम जाना चाहते हैं ऑर्डर प्लेस करना, तो अब हम क्या करेंगे? इसके आरएफक्यू को लेकर के अब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेंगे। ME21N में जाकर इधर स्क्रॉल करोगे, एक आरएफक्यू ऑप्शन आएगा। ये आरएफक्यू, राइट, ये अपना आरएफक्यू हमने डाला। एंड द मोमेंट यू हिट एंटर, जैसे ही एंटर बटन हिट करोगे, ऑटोमेटिकली सारा कुछ पॉपुलेट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली सप्लायर आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, सब कुछ। इसको मैंने एंटर बटन हिट किया, तो देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ऊपर देखो ये वेंडर है, ये मटेरियल है, ये क्वांटिटी 90 है, ये इस प्राइस पे हमने फाइनल किया है 29 लाख। ठीक है। डिलीवरी डेट 30 जून है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल फिक्स किया है। एंड फाइनली हम इस वेंडर के साथ ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, एंड इसको सेव करते हैं। तो सेव हो रहा है। तो फाइनली हम, हमारे पास पीओ है, हमने पीओ क्रिएट कर लिया। और ये पीओ जो डॉक्यूमेंट है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है जो वेंडर को जाता है। नोट मैंने कर लिया। ये फाइनली जाता है वेंडर को, एंड यही है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ओके। जो फाइनली वेंडर को जाता है। ओके। तो हुआ क्या, हमने
कोटेशन एक फाइनल कर लिया इस वेंडर का, एंड उस कोटेशन के बेसिस पे हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया। इस कोटेशन में जो वेंडर था उस वेंडर को ऑर्डर चला गया इस पीओ के थ्रू, राइट, एंडिंग विथ 1283। इसको वापस पीओ देखना चाहो तो M823N में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना लास्ट पीओ ओपन है। अगर दूसरा ओपन करना चाहो तो ये आइकन है। अगर कोई डिफरेंट पीओ ओपन करना चाहो तो ये आइकन है, इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करोगे तो ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पे पीओ एंटर कर सकते हो। ठीक है, मेरा लास्ट पीओ ही अभी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मटेरियल है, ये 90 क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया है। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर चला गया वेंडर को। अब वेंडर को ऑर्डर चला गया, फिर वेंडर क्या करेगा, डिलीवर करेगा, राइट। तो वेंडर क्या किया, डिलीवर कर दिया क्रोमा को। फिर क्रोमा का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, एक्नॉलेज करना। जो जो हमने अभी जस्ट एग्जांपल में समझा ना, कि जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं, डिलीवर होता है, तो हम एक्नॉलेज करते हैं एक रिसीट में साइन करके कि ओके हाँ मैंने रिसीव किया है। या अमेजोन से भी ऑर्डर करते हैं तो एक मेल आता है, राइट, कि हाँ आपका आइटम डिलीवर हो गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, तो जो भी रिसीविंग पार्टी है वो पीओ सॉरी वो एसएपी में जाकर के गुड्स रिसीट पोस्ट करता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीआर। एंड इसको इसका टी कोड है MIGO। MIGO से हम गुड्स रिसीट पोस्ट करते हैं। तो MIGO में हम जाते हैं। ओके, पहले वापस कनेक्ट कर लो, उसके बाद मेगो टॉपिक पे आते हैं, मतलब गुड्स रिसीट। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ and वापस से कनेक्ट करते हैं।